जयंती के अवसर पर हम उनके अमिट बलिदान को याद करते हुए एक नाटक प्रस्तुत करने आप सभी के सामने उपस्थित हैं। सिद्धू, ये अंग्रेज हमसे हमारा जमीन छीन रहे हैं। हमारा जमीन हम किसी को बेचने नहीं देंगे। इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। हाँ मीर साहब, ये सही नहीं है और हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और अंग्रेज और जमींदार मजे कर रहे हैं। हाँ, ये अंग्रेज और जमींदार हमारे जमीन को खरीदने चाह रहे हैं। मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और उन्मूलन शुरू करेंगे। हम इनके विरुद्ध लड़ेंगे। ये आजादी का लड़ाई होगा। हाँ चलो गांव की ओर जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये धरती हमारी माँ है। हम हमारे माँ को बेच नहीं सकते। ये अंग्रेज और उनके लोग हमारे धरती को खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। हाँ हम जो साथ है मीर साहब। ये अंग्रेज से लड़कर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इनकी शक्ति बहुत है। शक्ति हमारे जंगल के इंसान में भी है। हम अपने धरती को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। धरती अब्बा की जय, धरती अब्बा की जय, धरती अब्बा की जय। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? माँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? ये लड़ाई बहुत कठिन है। बेटा, जो अपने लोगों के लिए लड़ता है वो हमेशा सही होता है। और तुम धरती के बेटे हो, अपनी धरती को बचाने के लिए लड़ाई करना ये तुम्हारा धर्म है। हाँ माँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो भी हमारा बात नहीं मानेगा उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये धरती हमारी है। हम इसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते। हमला करो। बेटा, तुमने अपनी धरती के लिए जो किया वो अमर रहेगा। माँ, मेरा जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा माँ। ये हमेशा हमारा धरती ही रहेगा। तुम्हारा विद्रोह यही खत्म होता है बिरसा। मेरा जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन मेरा विद्रोह, मेरा लड़ाई हर वक्त जारी रहेगा। धरती अब्बा की जय, धरती अब्बा की जय, धरती अब्बा की जय। आज 15 नवंबर को महान शहीद बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया है कि अपनी धरती और देश के लिए लड़ना कोई न्याय के लिए लड़ना होता है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। धरती अब्बा के जय, बिरसा मुंडा के जय, बिरसा मुंडा के जय।
छेदे घरे कलवा मना आनंदे घोषे बीचे चौका चलाना रथे बसी छेदे घरे कलवा मना आनंदे घोषे बीचे चौका चलाना Going to ask some questions on the life of Birsa Munda and Janjati Divas. So, these questions are open to all, so everyone can answer these questions. So, the first question is, Birsa Munda, a tribal freedom fighter, belonged to which tribe in Jharkhand? The options are Santal, Oran, Munda and Ho. Munda! Yes, the correct answer is Munda. The question number 2 is, what is the birthplace of Birsa Munda? Options are Ranchi, Chaibasa, Kunti and Gumal. The option C, Kunti. The third question is, in which year did Birsa Munda pass away? The options are 1900, 1905, 1909, 1915. 1909. The option C, 1909 is the correct answer. The question number 4 is, in which movement led by Birsa Munda protested against the British and landlords' exploitative policies? Option A, Swadesh movement. Option B, Bhutan movement. Option C, Chaur revolt. And option D, Ulgan movement. The option C, Chaur revolt, is the correct answer. Question number 5. The Ulgan movement, led by Birsa Munda, primarily aimed at land reforms, religion reforms, tribal rights and autonomy, industrial development. The option C, tribal rights and autonomy, is the correct answer. Here are some questions of true false for all of you. Birsa Munda fought for the rights of industrialist workers. The correct answer is false. Janjatiya Gaurav Divas is celebrated to honor the tribal leaders and their contributions to India's freedom struggle. Yes, the correct answer is true. The question number 3 is, Birsa Munda is also known as the father of Indian freedom struggle. The correct answer is true. Question number 4. The Munda Revolt was only about religious reforms. Yes, the correct answer is false.
Birsa Munda's leadership was limited to the Munda tribe. False. Thank you and have a nice day. गांव में हमारे यहाँ हर जगह हरियाली है। शहर ये तरह नहीं है जहाँ पे चारों तरफ बस पॉल्यूशन, वातावरण में लाइक प्रदूषण है। वहाँ के गाड़ी जो जा रहे हैं वहाँ पे भी वो प्रदूषण कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ प्रदूषण मुक्त साफ हवा और साफ पानी है। But you are not the healthcare facility, and if someone suffers from a serious yes, then I can. First of all, let me tell you कि हमारे गांव में हम प्रिवेंट करते हैं ना कि क्योर। हम पहले इससे खाना खाते हैं, इतने मतलब नेचुरल खाना खाते हैं कि जिससे हमारे शरीर को या फिर हेल्थ को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। और जो भी कुछ छोटे मोटे होंगे कोई डिजीज बीमारियां, तो वो हम अपने जड़ी बूटियां से ठीक कर लें। और शहर में जो एंटीबायोटिक्स है या फिर जो विभिन्न प्रकार के ड्रग्स हैं, उनमें से थोड़ा उनका कोई साइड इफेक्ट है। मतलब एक डिजीज एक बीमारी क्योर हुआ तो और एक आ जाएगा। और आप जो कह रहे हैं अगर कोई सीरियस डिजीज आ जाएगा, तो मेरी पहली बात सुनो, गाँव में से ज़्यादा शहर में आप देखें ना, शहर में ज़्यादा सीरियस डिजीज आता है गाँव के अंदर। But the city provide advanced infrastructure like school, hospitals, and transport facilities, but not in place. Okay. First school. We have here the Pathshala which somewhere on a banyan tree. We study in nature. We like to study in nature because it makes the mental health free. And if you compare the mental health of a city child with a village child, you will find out that the mental health of a village child is more good, better than the mental health of a city child. Pollution level increasing and the global warming is increasing. So you are not paying enough attention towards the environment. But in our village, as much as we take from the nature, we give back. And we use methods like cycle, blue cards, which help us to reduce pollution as well as help us for the transportation. Increasing of carbon dioxide that makes increases the rate of global warming. So people are also very. पर हमारे यहाँ पे सब चीज़ों को बेहतर स्कूल है, बेहतर इलाज, बेहतर मरीज के इलाज के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं। और हम किसी और जगह से भी हम दूसरी इलाके का फूड भी खा सकते हैं। हमें 1 लाख तक फूड हमें खाना नहीं पड़ता। हम तो दूसरे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं, जैसे दूसरे शहर का पैकिंग फूड खाने से माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और हमारे यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम नेचुरली प्रोसेस खाना ही खाते हैं। जैसे हमने अपने बगल में उगा लिया और उसे पीस के खा लिया। हमारे यहाँ भी ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग की सिस्टम आज चल रहे हैं। तो अब हमें भी कोई फिक्र नहीं करने की बात नहीं है कि हमें कोई अनाजी खाना, हाइजीनिक खाना मिल रहा है। जो खा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। और हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के प्रयास नहीं है। पर हमारे पास गांव के वैद्य हैं जो जड़ी बूटियां का सहायता से लोगों को ठीक करवाते हैं। एजुकेशन वैसे तो कोई चीज नहीं होगा शायद। एजुकेशन तो है, क्योंकि गांव में पाठशाला है तो जहाँ पे बहुत सारे लोग हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो हम गांव से ही गए हैं। पर वो तो उनकी दुविधा थी कि वो अपने गांव से गए थे, क्योंकि तो हमें ऐसा नहीं, उनका सुविधा तो नहीं थी ना कि वो गांव जा सके, उधर बाहर जा सके, उनको बहुत कष्ट करना पड़ा। तो जब हमारे जो शहरी जीवन में है वो हम तो ऐसे ही हम पा लेते हैं, ऐसे कोई तो कष्ट तो नहीं करने पड़ते और हम बड़े मुकाम पे ऐसे ही जा सकते हैं। अगर आप क्योंकि साइंटिफिक चीजें लेंगे तो फिर आप पा सकते हैं कि हमारे जो शहरी जीवन है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऐसा कुछ होगा। हमारे यहाँ नॉलेज ज़्यादा है और हमारे
जाते हैं और घूमते भी हैं। हम ऐसा नहीं कि हम गांव के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, पर हम उसको पालन करने का थोड़ा सुविधा के लिए पालन करने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दुविधा नहीं था, ये तो अच्छा बात है, क्योंकि वो एक छोटे गांव से पाठशाला में पढ़ के गए, जो गांव के शिक्षक है वो पढ़ा रहे थे उनको, तो उनको ये दुविधा नहीं था। और आपने जो बोला हम पिकनिक नहीं जा रहे, पर हम शहर को घूमने के लिए तो जा रहे हैं कभी कभार, पर क्योंकि शहर में तो अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे। क्योंकि और एक बात है कि जो जब भी कोई भी पर्व होता है, जैसा होता है नुआखाई और अष्टमी, वहाँ पे शहर के लोग क्यों गाँव को आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए? उनका परिवार है, वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। हमारे जो शहरी जीवन है वो थोड़ी व्यस्तपूर्ण है, पर हम चाहते हैं कि हम अपने गांव, हमारे परिवार से मिले। हाँ, और एक मुझे आपसे एक प्रश्न है कि आपके पास कुछ कार्य का कुछ जॉब ऑप्शन है? अरे आपको तो ये पता नहीं है, गांव के कृषक तो हमें शहरी लोगों को ही बचा के रखे हैं, क्योंकि उनके वजह से ही वो शहरी लोग खाना खा पा रहे हैं, वो चावल उगा रहे हैं, वो सब्जी उगा रहे हैं, इसीलिए तो शहरी लोग बच पा रहे हैं, वो भी खुद भी बच पा रहे हैं ना। पर जो गांव के away from the hustle and bustle of the cities, in village we find peace. Just like we use natural remedies to cure our illness, and secondly we conserve and preserve our traditional customs, just like the traditional agricultural tools and agricultural traditional methods, just like agricultural tools like sickle, plow, etc. And also the agricultural traditional about tribal life, and tribal people are more connected with nature and they use natural resources more than outer resources, and tribal people celebrate their culture, their ceremonies to honor nature and to honor their ancestors. And tribal people are more connected with themselves, and they protect our wildlife and our forest. सभी को मैं आज शहरी जीविका के बारे में बोलने वाला। तो जैसे कि आपको पता है कि शहर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़। और जैसे कि गांव में ऐसे नहीं होता है कि जैसे हर जगह बिजली होता है, पर शहरों में हर जगह बिजली और पानी की सुविधाएं होती हैं। First, I say that tribal people are more connected with nature and they use herbal things. So what do you say about this? पर आप जो हर हर्बल थिंग्स यूज़ करते हो, पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिसिन होते हैं जो कि बहुत सारे डिजीजेस को अच्छे करते हैं। But herbal medicine are good also, and they are suitable for all. The medicine which prescribed by doctors are chemical based. पर ऐसे कि हमारे यहाँ पे जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, उनके भी बहुत सारे अच्छे मेडिसिन होते हैं, पर वो आयुर्वेदिक में ऐसे तो नहीं होते। But I will tell one thing that till now there is no treatment for cancers. Many people are died for cancer. What do you think? पर उसके लिए तो हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं और जैसे बहुत सारे थेरेपीज होते हैं उनको अच्छे करने के लिए। But there are some medicinal practices or medication that will heal ourselves from diseases also. पर यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बिजली की सुविधाएं, जिससे हम बहुत सारे मशीनें चला सकते हैं और उनसे हमारा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। But tribal people use forest resources to maintain their lifestyles. Like they use
they use electricity. They can live without electricity. They save the resources for the sustainable living. और कैसे डील करते हैं तो पूरे अपने मदर नेचर रहते हैं और मदर नेचर से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हमारे शहर के लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा और थोड़े गाँव के लोग बहुत ज़्यादा वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को हार्म नहीं करते हैं। कुछ फॉरेस्ट से हार्म नहीं करते, जो विलेजेस लोग होते हैं वो फॉरेस्ट ट्रीज को कट नहीं करते, वो बल्कि वो जो नीचे गिरे होते हैं लकड़ी उनको लाके अपना घर बनाते हैं या फिर उनको यूज करते हैं कुकिंग में, और जो पॉन्ड्स और रिवर्स को वाटर से अपना कुकिंग करते हैं, और जो लीव्स होते हैं उनको बर्न करके भी वो कुकिंग करते हैं। लेकिन जो भी वो बॉर्न करके जो भी खाना वगैरह बना रहे हैं उससे भी हमारा जो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड भी हो रहा है। कुछ पॉल्यूटेड नहीं होता है एनवायरनमेंट को, वो पॉल्यूशन बहुत और बाकी चीज़ें सिटीज में तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ होते हैं, लोग अपने प्रेस्टीज के लिए वो साइकिल से जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं पास की जगह को, पर वो कार और अपना जो भी चीज़ें वो यूज करते हैं वो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना प्रेस्टीज दिखाना है, ये करना है, तो वो उनको अपना इनसे उनका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। Life easier. You have to do more hard work in your daily life. Tribal peoples have natural resources. They can use the natural resources to make the life easier. But natural resources are not sufficient to make your life easier. But they are better for the environment. It doesn't harm the environment. It doesn't pollute the environment. Okay, I get it, but it does not make your life easier. It does not make your life fast. It doesn't make your schedule faster. But we doesn't have a schedule. We don't live for others. We live for ourselves. But okay, you live for yourselves, but you have a family. You have to make your family members' life easier. But you can just say that We do farming for ourselves and we feed our family. That doesn't mean that we will have a. It doesn't mean we will look forward to like electricity people uses the technology. And you look for the easy ones rather than doing the thing by yourself. you don't have enough hospitals. You don't have enough primary schools. So we have our traditional herbal methods so that we can heal ourselves by using them. But those are not enough. Those are enough. We have our own natural immunity system which helps us to make a body heal. How will you treat yourself if you have cancer? Yeah, I understand the point. It's all because of I understand the point. That's why we should maintain both life from both lifestyles equally. Shouldn't say. That's why we should maintain both life equally. There's no point of saying that tribal life is more better, but yeah, tribal life is better than domestic life. But if you have point, but when it comes to medicines, we can take the help of doctors. But when we are talking about village life, we can't take the help of doctors after giving the medicine made by home and made in hand. Stuff. To everyone present over here, I am Saurabh of grade 5 here to deliberate a speech on Shahid Birsa Munda. Birsa Munda born on 15 November 1875 and died in 9 June 19th century. Birsa was an Indian independence activist and folk hero who belonged to the Munda tribe. He spearheaded a tribal religious missionary movement that arose in the Bengal Presidency, that now Jharkhand. In the late 19th century,
during the British Raj, thereby making him an important figure in the history of the Indian independence movement. The revolt mainly concentrated in the Munda belt of Kunti, Tamil, Sarda and Vadgaon. Thank you. Munda was a great freedom fighter of India. He was born on 15th November 1875 at Olifatu in Jharkhand. He fiercely opposed the British rulers for his forest land and his freedom. His birth anniversary celebrated as Janjadi Kauras Divas every year. He died on 9th June 1900. Thank you. Remember that every great journey starts with a single step and every powerful voice begins with a single word. With this, a very warm and wonderful morning to each and everyone present over here. This is Subhashri from class 8 and today I want to share with you the remarkable story of a courageous leader who dared to challenge the status quo, fought for the rights of the people and left an indelible mark on India's struggle for independence. He was a tribal revolutionary, a champion of social justice and a symbol of resistance against colonial oppression. Born in the heart of Jharkhand, his name becomes synonymous with bravery, self-respect and the unwavering pursuit of freedom. Does anybody know him? Who is he? Right, the legendary Birsa Munda, an Indian tribal freedom fighter. Birsa Munda was born on November 15, 1875 in Ulihatu village, Ranchi district, Jharkhand. He belonged to the Munda tribe and grew up amidst British colonial rule. Birsa's early education was at a German missionary school where he learned about Christianity. However, he rejected conversion to Christianity and embraced his tribal heritage. Birsa Munda witnessed British exploitation and injustices against tribal communities. Then he decided to fight for tribal rights, land protection and self-respect. In 1895, Birsa became a spiritual leader, preaching unity and resistance. That year, he was sentenced 2 years of imprisonment from 1895 to 1897. After release from the jail, he led the Munda Rebellion against British colonial rule in 1999 to 1900. Birsa's movement gained widespread support from tribal communities. Then, unfortunately, Birsa's forces captured Birsa on 3rd March 1900, while the tribal people and he was sleeping. He died in the prison of 9 June 1900 due to cholera. Birsa's martyrdom cemented his status as a national hero. His legacy inspired future freedom fighters, including Mahatma Gandhi. Today, Birsa Munda International Hockey Stadium in Odisha, Raulkela, Birsa Munda University and other institutions honor his name, with portrait hangs in India's parliament symbolizing tribal pride and resistance. At last, I want to say that Birsa Munda's unwavering spirit and determination continue to inspire generations to fight for justice, equality and the rights of marginalized. That's all for today. Thank you. Have a nice day. आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं साधना दास कक्षा 9वीं से आज मैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर हम सभी को गर्व होता है। वो एक सच्चे देशभक्त, सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। वो एक गरीब आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और संघर्ष ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उलगुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को झारखंड से बाहर करके एकजुट किया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल किया। बिरसा मुंडा की शहादत 9 जून 1900 को हुई थी।
लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वो हमारे लिए एक प्रेरणा है और हमें उनके आदर्शों के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर याद करते हैं और उनके योगदान को सलाम करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा ही परेशान हूँ। मैं रोज मेहनत करता हूँ पर फिर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं असफल हूँ। युवक के इस परेशानी को स्वामी जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर सैर करा दोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा प्रश्न ना पूछ के कुत्ते को दोहराते हुए वो आगे निकल पड़ा। बहुत देर सैर के बाद जब वो आश्रम पहुंचा तभी स्वामी जी बोले, क्यों रे, मेरा कुत्ता इतना थका हुआ और तुम इतने शांत, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? तभी युवक बोला, मैं आराम से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता दूसरे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए इतना थका हुआ है। तभी स्वामी जी बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा इच्छुक तुम्हारे अगल बगल है, वो थोड़ी ना तुमसे दूर जा रहा है, परंतु तुम अपने लक्ष्य को छोड़ के दूसरे लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, इसलिए जो चीज तुम्हें चाहिए होती है वो तुमसे दूर चली जा रही है। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती को सुधारने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के पीछे मत दौड़ो, बल्कि अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ो। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कौन खुश है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा एक बतख को देख रहा होता है, का और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बतख कितने सुंदर होते हैं, इनके सारे सफेद पंख होते हैं, जबकि मेरे सिर्फ और सिर्फ काले पंख ही होते हैं। तब जाकर वो अपनी बातें बतख को बताता है। का बतख बोलती है, क्वाक क्वाक, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से ज्यादा सुंदर तो तोता है, उसके 2 रंग होते हैं, जबकि मेरे सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग ही होते हैं। तब कौवा जाके अपनी बातें तोते को बताता है। का तोता बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू, और बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से ज्यादा सुंदर तो मोर है, वो सारे रंग में पाया जाता है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 रंग में ही पाया जाता हूँ। तब कौवा अपनी बातें जाके मोर को बताता है और और मोर बोलता है कि तुम कितने भाग्यवान पक्षी हो, तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए आजादी में जी रहे हो, जबकि मैं मेरे खूबसूरती के लिए ही तो इस पिंजरे में कैद हूँ। और तुम कितने भाग्यशाली पक्षी हो कि तुम अपने जीवन हमेशा आजादी में जीते हो। ये सुनकर कौवे को बहुत खुशी होती है कि वो जैसा है वैसा ही अच्छा है, और वो भगवान को धन्यवाद बोलकर अपनी गलती जान जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं उसमें खुश रहना चाहिए। धन्यवाद सभी को। नाम है लालची दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वो हमेशा नदी पार करके शहर में दूध बेचने जाता था। वो नदी पार करते समय में नदी का पानी अपने दूध में मिला। बड़े से पत्थर में उसका नाव टकरा गया। उसका नाव उलट गया और सारा गहना और
कपड़ा पानी में डूब गया। तभी पानी में से एक आवाज आया, रो क्यों रहे हो? जो भी तुमने गवाया है वो तो बेईमानी से ही तो कमाया था। धन्यवाद। सभी को मैं साइबर सेना साहू कक्षा 5वीं की छात्रा आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका बेटा एक नालायक था और एक कामचोर भी था। तो उसने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे कमरे में जो घड़ी रखी है तुम उसे मेरे पास लेकर आओ और उसे बाजार में लेकर जाओ और बोलो कि उस घड़ी की कीमत कितनी है। वह लड़का घड़ी लेकर गया बाजार और सबको पूछा कि इस घड़ी की कीमत कितनी है। सभी लोगों ने अपने अनुसार उत्तर दिया। किसी ने 1000, किसी ने 500 और किसी ने 800 बोला और कुछ लोगों ने तो अलग जैसी ही उत्तर दिए। वह अपने पिताजी से बोला कि मैं बाजार में गया था और सभी को पूछा घड़ी की कीमत, पर सभी ने अपने अनुसार ही उत्तर दिया। किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 800 बोला। फिर उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है, तुम अब घड़ी को फिर से वहां रख के चले जाओ। अगले दिन फिर से उसके पिता ने उसको बुलाकर बोला कि तुम कल जो घड़ी लिए थे उसे आज लेकर जाओ और लोगों से पूछो कि समय की कीमत कितनी है। पर वो लड़का यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उससे करवाना क्या चाहते हैं। वो दुखी मन से उस घड़ी को बाजार में लेकर गया और सभी लोगों से पूछा कि इस घड़ी के अंदर चलने वाली समय की कीमत कितनी है। सभी लोगों को लगा कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने उसे भगा दिया और उस लोग उसके ऊपर हंसने लगे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत ही व्यस्त था, पर उसने उस लड़के का प्रश्न सुन के समझ लिया कि वो लड़का उससे क्या पूछना चाहता है। उसने थोड़ा समय लड़के को दिया और उसे बताया कि बेटा, तुम जिस समय की बात कर रहे हो ना, उस समय की कीमत कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि समय की एक अच्छी बात और एक बुरी बात होती है। बुरी बात ये होती है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात ये होती है कि तुम उस समय को कैसे गुजारते हो वो आपके पास होता है। आप अपने जीवन में हजारों करोड़ों रुपए देकर भी एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समय में क्या अलग कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक दिन बुढ़िया ने बाजार को गई थी और फल और सब्जियां लाने के बाद घर को जब आई और बहुत भी रात हो गई थी। फिर उन्होंने खा के सो गए थे। फिर उनके बेटे ने मोबाइल चला रहे थे। फिर उनको दोस्त को फोन कर दिया गलती से। उनका दोस्त बोला, अरे हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम सब तो कभी भी नहीं घूमने के लिए जा सकते। फिर बेटा ने गुस्सा होकर फोन को फेंक के चला गया अपने माँ के पास। माँ को बोला, माँ हम भी घूमने के लिए जाएंगे, मेरे दोस्तों लोग हर दिन घूमने के लिए जाते हैं। फिर माँ ने बोला, अरे बेटा ठीक है, हम जाएंगे हम घूमने के लिए। फिर बेटा का मन बहुत ही खुश हो गया। फिर उन्होंने जाकर सो गए रात। फिर जब सुबह हुआ फिर बेटा ने जाके बोला, मम्मा अब तो हम जाएंगे घूमने के लिए। फिर माँ ने बोला, अरे बेटा हाँ जाएंगे, ये ऐसे क्यों हो रहे हो। फिर मम्मी को अपने बेटा ऐसे बोल बोल के पूरे रात भर परेशान करके रखा दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस गांव के छोड़ को चली जाऊंगी। फिर उन्होंने सोची, हाँ मैं चली जाती हूँ और भी अच्छी होगी। फिर वो रात 12 या 1 बजे वो चले गए गांव छोड़ के। फिर उनका बेटा सो गया था रात में। फिर जब उन्हें सुबह हुआ फिर उन्हें उठ के माँ को नहीं देखे। फिर उन्होंने गए और माँ को ढूंढे पर नहीं मिला, इसीलिए वो बहुत रोए
फिर भी उनको नहीं मिला। माँ ने भी एक चिट्ठी में लिखे थे कि तू मुझे परेशान करके रखा है, माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। धन्यवाद। मैं श्रेयस कुमार साहू का अशोका हाउस का सदस्य आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है किसान की फसल। चलिए उसे शुरू करते हैं। एक बार एक पिता के 3 बच्चे थे। पिता के मरने के बाद एक बच्चा और कोई एक नौकरी करने चला गया और जो 2 बच्चे थे वो किसान बन गए। तो उन दोनों ने एक बार सोचा चलो हम एक खेत में जाके खेती करते हैं। तो एक भाई ने बोला ठीक है चल हम दोनों एक साथ खेती करेंगे। तो दोनों एक खेत में चले गए। एक भाई हर वक्त घर में बैठकर भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, ए भगवान हमारी फसल बहुत अच्छे करे, जैसे कि हमें बहुत सारा धन मिले और बहुत सारा फसल मिले। तो दूसरे ने जाके खेत में बीज बोए, उधर उधर पानी दिया और फसल काटे। तो जब उन्होंने उसे बेचा तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। तो दोनों भाइयों ने बोला कि मेरे को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। एक भाई ने बोला जिसने फसल बोया था, उसने बोला मेरे को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की थी, फसल बोए थे और भी उसकी बहुत सारी देखभाल की थी और उसे मैंने काटा भी था, इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। पर दूसरे ने बोला नहीं, मेरे को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे बहुत अच्छी फसल हो और हमें बहुत सारा धन मिले। तो दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोले सरपंच जी इसको ये बोला है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी इसलिए बहुत अच्छी फसल हुई, पर मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने फसल बोई थी, उसमें पानी दिया था और भी ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। तो आप ही बोलिए किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो जो सरपंच था उसने दोनों को 2 बोरे चावल दिए और बोले इसमें से चावल और धान कल 10 बजे तक मेरे पास अलग अलग करके लाना। तो एक भाई जाकर दिन रात मेहनत करके धान और चावल अलग करने लगा। तो दूसरा भाई बहुत आलसी था इसलिए वो जाके सो गया और पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला कि हे भगवान ये धान और चावल अलग कर देना, हे भगवान ये धान और चावल अलग कर देना। फिर वो सो गया। पर जब अगले दिन दोनों ने अपने अपने बोरे लेकर उसके पास गए तो सरपंच ने देखा कि जो मेहनती था उसने चावल और धान अलग किए थे, पर जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था उसके धान और चावल बिल्कुल अलग नहीं हुए थे। तो ज्यादा हिस्सा जिसने बीज बोए थे और उनको काटा था फसलों को, उसे ज्यादा हिस्सा मिला। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कामों को हर वक्त भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम खुद भी करना चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 4th की छात्र हूँ। आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है हमारे प्यारे फूल। एक दिन रवीन जब विद्यालय से लौटते वक्त देखा एक फूल मर गया था। उसे उस दिन से रवीन पानी देते गया। उसने जो वो फूल फिर से उग गया। वो रवीन के सपने में वो फूल आके बोला कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बोलना। उस रवीन को पता नहीं था कि वो फूल एक जादुई फूल है। उसके बाद दिन रवीन जब विद्यालय के लिए निकला तो वो देखा कि वो फूल पूरा अच्छी तरह से उग गया है। वो फूल को बोला कि मेरी एक ख्वाहिश है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको बोल दो कि कभी भी वो पेड़ और फूलों को ना काटे, नहीं तो हमें सांसें लेने में भी
दिक्कत हो सकती है। हमें इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी पेड़ों और फूलों को ना काटना चाहिए। धन्यवाद। किसकी क्या मजाल की छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। ओके, दूसरी बात स्टोरी टेलिंग में अभी आप लोगों ने देखा जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, जीत है या तो सीख है, उस दिन मैडम ने आपसे कहा था। लेकिन यहां पर आके अपनी बात को कहना ये बड़ी बात है। अभी ये छोटी जगह है, यहां पर आकर के अपनी बात को कह पा रहे हैं, फिर कभी कोई बड़ी जगह मिलेगी, बड़ा मंच मिलेगा, वहां पर भी इतनी ही दिलेरी से अपनी बात को कहना है। अपनी बात को कहना मन को सुकून देता है। अच्छी हो या खराब कहना जरूर है। अच्छी है तो दिल से बोलिए, खराब है तो थोड़ा सा पॉलिश करके बोलिए ताकि वो भी बात बुरी न लगे। लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो बात दिल में रह जाएगी और फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक, इसलिए कहना जरूर है, अंदर रखना नहीं है। किसी से कहना है जिसको आप समझते हैं कि अच्छा है। अगर किसी को समझते हैं कि अच्छा नहीं है, किसी आदमी से कहना नहीं चाहते, इंसान से कहना नहीं चाहते, जानवर से कहिए। ठीक, जानवर से भी कहना लग रहा है कि मेरा भी ये भी मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो दीवार से कहिए, लेकिन कहिए जरूर, अंदर मत रखिए। स्टोरी टेलिंग यही भाव बताता है, किसी भी बात को कहने का ढंग। और बच्चे बहुत अच्छा किए हैं इस एज के हिसाब से, इस एज एप्रोप्रिएट सेक्शन में बच्चे स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छे से किए हैं। और आपको एक बात और बताता हूं, कुछ और लोगों से भी बात हुई और हमने अपने स्कूल का भी स्टोरी टेलिंग का बच्चों को दिखाया, उन लोगों को वीडियो दिखाया था। हमारे स्कूल का स्टोरी टेलिंग का ही नेशनल जाना चाहिए था, ये ऑब्जर्वेशन है वहां के टीचर्स का। लेकिन जजेस होते हैं, सबके अपने अपने सिस्टम होते हैं, वो उस तरह से काम करते हैं। स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन, आपकी लैंग्वेज दिमाग में छप जाए। ठीक है, जैसे अभी सभी लोग बोलते हैं चलो स्काउट की एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग। जैसे लोग पूछते हैं बेटा अभी आप लोगों ने ड्रामा किया, कैसा लगा बताइए, कैसा लगा? स्काउट वाले कैसे याद कराते हैं, कैसा लगा? उसी साउंड में बोलना है जिस साउंड में मैं बोलूंगा। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, इस तरह से एक्सप्रेशन को लाना है ताकि चीजें याद हो जाए। ठीक, लर्निंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लर्निंग के फंडामेंटल्स को समझना है ना। अगर कोई बात नॉर्मल वे में कही जा रही है, बुक में या कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं सिर्फ ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, तो महीने भर के बाद कॉपी बुरी लगने लगे, क्या यार कचड़ा भरा हुआ है इसमें, इसी को डेली पढ़ना है। लेकिन किताब देखने का मन होता है, क्यों? प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, ब्लू कुछ मटेरियल बॉक्स में होता है, कुछ एक्टिविटी साइड में होती है। नोटबुक में क्यों नहीं कर सकते? नोटबुक में क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा आंसर आपने लिखा, 10-12 लाइन हो गया, 10-12 लाइन हो गया, उसी के बीच में कहीं पे एक सर्किल बना दें, या जो एक्टिविटी है दिल बना दें, जैसे इमोजी होता है वैसे बना दें, उसके अंदर मेन वर्ड्स लिख दें उसी आंसर के। तो जब उस आंसर को पढ़ेंगे तो मेन वर्ड्स पे फट से नजर जाएगी और फिर आंसर रीड कर लेंगे। तो अगर वो वर्ड्स माइंड में सेट हो गए तो आंसर बन जाएगा। अगर पूरा नहीं भी याद हुआ तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। होगा या नहीं होगा? लर्निंग बड़ी बात नहीं, टेक्निक बड़ी बात है। शरारत करने वाले बच्चे टेक्निक ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए लाइफ में सफल रहते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि आज हम वॉशरूम में बम फोड़ेंगे स्कूल के अंदर, तो क्या टेक्निक यूज करते हैं उन्हें मालूम है, तुरंत लगाएंगे तो फट जाएगा, पकड़ जाएंगे। क्या करते हैं वो? उसके आगे की बत्ती को छील देते हैं पूरा और फिर हल्का सा उसमें लगा के और चले आते हैं। जब वो अपने क्लास में पहुंचते हैं तो धमाका होता है, टीचर भागते हुए जाते हैं, उधर कोई नहीं है। होता है ना ऐसा? तो सोचो तुम इतनी टेक्निक लगाते हो, हम भी बच्चे थे, हम कितनी लगाते होंगे। फिर जिसको पकड़ेंगे उसके साथ क्या करेंगे? यू अंडरस्टैंड? तो एनीथिंग यू वांट टू लर्न यू नीड टेक्निक। कोई भी चीज तुम्हें पढ़नी है, याद करनी है, समझनी है, तो क्या टेक्निक यूज करें इसके बारे में सोचेंगे। खैर, आज की एक्टिविटीज, आज के प्रोग्राम्स ऑसम थे। प्रिपेयर करने वाले हमारे टीचर्स लाजवाब हैं, आप बेमिसाल हैं। ठीक, रहती दुनिया तक इस स्कूल का नाम रहे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी आशा आप लोगों को शुभाशीष है। धन्यवाद।